नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी पीईओ प्री 2022 के लिए 23 मॉड्यूल को यहाँ पर देखने वाले। डे 23 मॉड्यूल को देख रहे हैं। ये हिंदी मीडियम में भी आ चुका है, यदि नहीं आया तो जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं जिस भाषा में आप सहज महसूस करें। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि जो भी मॉड्यूल मैं आपको पढ़ाती हूँ उन पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस पेड क्विज आपको डेली करवाया जाता है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर फॉलो करिए। पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस को जरूर से लगाइए और लगातार पेड क्विज के सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पिक्स, वॉइस लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, पैटर्न जरूर फॉलो करते रहिए। अगर आपने पेड क्विज को अच्छे से सॉल्व कर लिया, फॉलो कर लिया तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना है। और पेड मॉडल पर आधारित क्वेश्चन के अलावा भी परीक्षा संबंधी अति संभावित प्रश्न आपको वहां पर करवाए जाते हैं। ये तो रही स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन की बात। अब देखिए मॉड्यूल्स में हम क्या करते हैं, हर मॉड्यूल में 2-3 टॉपिक्स, 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं। इसमें से टॉपिक्स चूज करते हैं, उनको आगे पढ़ाते हुए हम आगे के मॉड्यूल्स में बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है हर मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको हर मॉड्यूल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन करिए। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सहज लगता है वो काम करिए। फिलहाल आज के इस मॉड्यूल में हम एग्रीकल्चर स्टैटिक जीके फैक्ट्स को देखने वाले हैं, जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हम एक्रोनिम जो आपका देखिए संक्षिप्त जो नाम है उनका फुल नेम क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और उनकी लोकेशन क्या है, उनको समझेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को लेकर। क्लियर है? जैसे ICAR फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका है 1929 और लोकेशन इसका न्यू दिल्ली है। ठीक है। IAHV जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल्स जो इनका फुल नेम है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1926 में, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पर समझ आ रहा है ये। IARI आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में एस्टेब्लिश किया गया और न्यू दिल्ली में ये एस्टेब्लिश है। ठीक है। IASRI जो है, ऊपर IARI था, यहाँ पर IASRI है, दैट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में एस्टेब्लिश किया गया और न्यू दिल्ली में इसका लोकेशन है। ICAR गोवा, ICAR कॉम्प्लेक्स फॉर गोवा 1976 में एस्टेब्लिश हुआ और कहाँ हुआ था, गोवा स्टेट में हुआ। ठीक है। ICARNEH ये ICAR कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन और 1989 में एस्टेब्लिश किया गया। वारापानी शिलोंग मेघालय में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। IFGTB जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया इस इंस्टीट्यूट को। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ये। IGFRI आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च 1962 में एस्टेब्लिश किया गया, झांसी यूपी में। IGMRI है आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 में एस्टेब्लिश हुआ, हापुड़ यूपी में है। ठीक है। इसके बाद IIFM आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में एस्टेब्लिश किया गया, भोपाल MP में है ये। इसके बाद IIHR आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि 1967 में एस्टेब्लिश हुआ और ये आपका हसारगट्टा बेंगलुरु और कर्नाटक में ये अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च 1952 में एस्टेब्लिश हुआ, ये भी लखनऊ यूपी में है। देखिए बाकी तो सारे याद करने ही है, बट स्पेसिफिकली जब यूपी की बात है तो उस पर ज्यादा फोकस हो जाना है, क्योंकि हो सकता है स्टेट का एग्जाम है तो मे भी आपसे वहां से डायरेक्ट स्टेट से संबंधित चीजें पूछ लें। ठीक है। ILRI जो है इंडियन लैब रिसर्च इंस्टीट्यूट 1925 में एस्टेब्लिश किया गया, रांची झारखंड में। इसके बाद आता है IVRI आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1989 में एस्टेब्लिश किया गया, इज्जत नगर यूपी में एस्टेब्लिश है। IWST आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में एस्टेब्लिश किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में है ये। JTRL आपका जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी 1939 में एस्टेब्लिश किया गया, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है ये। SBI ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट एंड ये 1912 में एस्टेब्लिश किया गया, कोयम्बटूर तमिलनाडु में।
क्लियर है। VPKAS जो है विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन 1974 में स्टेब्लिश हुआ और कहाँ हुआ, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। WTCER वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन 1988 भुवनेश्वर उड़ीसा में स्टेब्लिश किया गया। PCHS जो है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस, ये आपका ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च बिल्डिंग न्यू दिल्ली में है। IISR आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च 1975 में कालीकट केरला में स्टैब्लिश किया गया। IIVR आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च 1999 में वाराणसी यूपी में इसको स्थापित किया गया था। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस 1988 में भोपाल यानी कि MP में स्टैब्लिश किया गया था। ये तो रही इससे संबंधित सारी जानकारी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नीचे क्या दिया गया, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स, तो आपको राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं जिनके बारे में सेम आपको यहाँ पर कुछ इनके शॉर्ट में नेम है, एक्रोनिम बोलेंगे जिसको, संक्षिप्त नाम है, और पूरा नाम दिया गया। उनकी स्थापना देखेंगे, इसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी वो क्या दिया गया है, उनका वो स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजों को समझना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे इनका संक्षिप्त नाम क्या है, NAARM, दैट मीन्स नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इनकी स्थापना वर्ष क्या है, 1976। जैसे हमने ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखे वैसे यहाँ पर भी है। प्लेस क्या है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद MBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 1985 में एस्टेब्लिश किया गया, करनाल हरियाणा में। NBDC आप देखेंगे नेशनल क्या है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, आप देखेंगे ये गाजियाबाद यूपी में स्टेबल किया गया। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज 1983 में इलाहाबाद यूपी में स्टेब्लिश किए गए थे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, कहाँ पर, इलाहाबाद यूपी में स्टेब्लिश किए गए थे। NVPGR जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये आपका 1976 में स्टेब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और उनके केंद्र की बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं। NBRI जो है आपका, हमने देखा है यहाँ पर, NBRI क्या, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी में स्टेब्लिश किया गया। NBSSLP आपका कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग 1976 में नागपुर महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया। NCAEPR आपका नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च 1991 में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। आगे मूव करते हैं, NDRI आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1955 में कहां पर, करनाल हरियाणा में। तो ये सारी डेयरी आप देखेंगे करनाल हरियाणा में ज्यादा स्टैब्लिश हुई है। इसके बाद NIAG जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स जो है 1984 में करनाल हरियाणा में ही स्टैब्लिश किया गया। एनिमल्स जेनेटिक्स आपको करनाल हरियाणा में 1984 में स्टैब्लिश किया गया। NIN जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्टैब्लिश किया गया। NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद तेलंगाना में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद यूपी की अगर हम बात करें तो 1988 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री 1988 में स्टैब्लिश किया गया। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल 1984 में बीकानेर, देखिए कैमल की बात करें तो राजस्थान से संबंधित है, बीकानेर राजस्थान में जो है किया गया स्टैब्लिश। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल बीकानेर राजस्थान 1984, NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर आप देखेंगे सिट्रस यानी कि सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में नागपुर महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। NRCC जो आपका फिर से एक और है वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केश्यू यानी कि काजू को लेकर 1986 में पुतूर यानी कि कर्नाटक में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विनीज जो है, ठीक है, जो इक्वाइंस है आपका बेसिकली 1986 में हिसार हरियाणा में इसको स्टैब्लिश किया गया। आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं इसमें। जैसे आपका NRCM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट 1991 में इज्जतनगर यूपी में आपका ये स्टैब्लिश है। NRCPB जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 1985 में नई दिल्ली न्यू दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद NRCS आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम 1987 में हैदराबाद तेलंगाना में स्टैब्लिश किया गया ये। फिर इसके बाद आते हैं NRCH नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान में है। NRCG जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ तक समझ आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं, NRCIPM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रीगेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IARI नई दिल्ली में है।
NRCO नेशनल रिसर्च फॉर ऑयल पाम, ये इलूरू आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम के काफी अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसके बाद आते हैं हम NRCMAP नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, आपका आनंद गुजरात में है ये। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, पुणे महाराष्ट्र में एस्टेब्लिशमेंट है इसका। इसके ईयर अगर आपको मिलते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। NRCWT जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। इसका NRCWS जो है वो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीट साइंस 1989 जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आपका NSI आ जाता है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, आपका कानपुर यूपी में है ये। इसका NRCY आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक 1989 में आपका दिराग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सब चीजें हो रही हैं, समझ आ रही हैं। दिराग अरुणाचल प्रदेश में। NRCWA नेशनल सेंटर फॉर वीमन एंड इन एग्रीकल्चर, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे NIRJAFT जो आपका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अप्लाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। HSADL हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, आपका लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से कुछ दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर वही सब देखिए दिए गए सेंट्रल को लेकर। CRI का फुल फॉर्म क्या, सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1978 में पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे CARI जो है वो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1979 में स्टेब्लिश किया गया था, ये आपका इज्जत नगर यूपी में, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं जैसे CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में जोधपुर राजस्थान में स्टेब्लिश किया गया। CIAE जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1955 में भोपाल मध्य प्रदेश में जो है स्टेब्लिश किया गया। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बार्किक्स वाटर एंड एक्वा कल्चर 1987 में आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्टेब्लिश किया गया। CICFRI आपका सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका कहाँ पर है ये आपका कहाँ पर है, 1947 में इसको बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इसको स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें और क्या है, जैसे CIFE जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन 1961 में मुंबई महाराष्ट्र में इसको स्टेब्लिश किया गया। CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी 1957 में कोचीन केरल में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। CIRB आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, तो आपका ये कहाँ पर है, ये आपका किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो 1985 में हिसार हरियाणा में इसको स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। CIRCT आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी 1987 में मुंबई में। इन सब के देखिए फुल फॉर्म के साथ साथ इनकी डेट्स भी याद रखिएगा। CPRI सेंट्रल पोटेंटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका 1949 में शिमला हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद आप देखेंगे नीचे मूव करेंगे जैसे CRIDA जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड आपका एग्रीकल्चर 1985 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। CRRI आपका सेंट्रल और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 में कटक उड़ीसा में स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद CTCRI और जैसे थोड़े देख लेते हैं, CTCRI जो आपका सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963 में तिरुवनंतपुरम केरला में स्टैब्लिश किया गया। CTRI आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट 1947 में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया। CITS सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्टैब्लिश किया गया। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कसारगोड आपका केरला में है, जो कि इसे देखिए यहाँ पर एक चीज और पता चलती है कि जो लोकेशन आपको से देहरादून हो गया, अंबिका नगर हो गया, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, एग्जैक्टली इनके स्टेट्स क्या है ये भी आपको पता चला कहीं ना कहीं। तो इससे आपकी ज्योग्राफी में आप चाहे तो इसको मैप के द्वारा भी देख सकते हैं, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं आज के अगले सेगमेंट में, जिसमें हम लोग यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी कला एंड संस्कृति को देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में आज का स्पेशल दिया गया। लास्ट के मॉड्यूल्स में भी हमने काफी कुछ कवर किया है। यहाँ पर देखिए कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए और एसोसिएटेड आर्टिस्ट दिए गए, यानी कि विभिन्न वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकारों के नाम दिए गए। तो कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके आर्टिस्ट के नेम दिए गए। क्लियर है? आइए चलिए उनको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए समझिए क्या कहा गया है कि संगीत वाद्य यंत्र क्या होते हैं कि किसी भी संगीत के लिए
संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है और सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां होती हैं। वो 4 प्रमुख श्रेणियां क्या है, जैसे अनवद हो गया, सुशिरवाद हो गया, धनवाद हो गया, तत्वाद हो गया, हमने समझा है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। जैसे संतूर जो वाद्य यंत्र है उसके कलाकार का नाम क्या है, उसके आर्टिस्ट का नाम क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। बांसुरी के जो वाद्य यंत्र के जो कलाकार हैं उनका नाम हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष है। ये पूछ लिए जाते हैं तो अच्छे से देखिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया गया है कई बार। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर तबला, तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और साबिर खां, पंडित किशन महाराज और फैयज खां। इसके बाद देखते हैं सुखविंदर सिंह। ये सब क्या है, उनके कलाकार के नाम है। सरोज जो वाद्य यंत्र है वो आप देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता और विश्वजीत राय चौधरी, हाफिज खां। शहनाई के जो कलाकार हैं वो बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, दयाशंकर। सितार पंडित रविशंकर और इसके बाद शाहिद परवेज खान, बुधा मुखर्जी, अनुष्का शंकर। इसके बाद सारंगी के कुछ देख लेते हैं, शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा। बीना के जो वीणा है उनके जो कलाकार कौन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट, अय्यागारी, श्याम सुंदरम। इसके बाद है आपके दौर ईसाई स्वामी क्या है, दौर ईसाई स्वामी अयंगर। इसके बाद आपके रुद्र वीणा के जो कह सकते हैं हम कि उनके जो कलाकार है वो कौन है, जिया मोहिउद्दीन डागर है। आगे बढ़ते हैं, वायलिन जो होता है उसके जो कलाकार है वो कौन है, सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम। ठीक है, ये सब देखते जाइएगा, इनके क्या क्या नाम इनके दिए गए हैं। वायलिन की बात कर रही हूँ मैं इस टाइम। ठीक है, एम एस गोपाल कृष्णन और श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन। ठीक है, घटम जो एक होता है आपका वाद्य यंत्र होता है उसके कलाकार कौन है, टी एच विनायकारम कराम है। ठीक है, इसके बाद मृदंग के देखेंगे तो ये मृदंग के जो कलाकार हैं वो है आपके पालधार रघु और ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, केवी प्रसाद। ये सब इनके क्या है, कलाकार हैं। ठीक है, अब के मंडोलियन जो है यू श्रीनिवासन इनके कलाकार हैं। सुरबहार जो उनके है, सुरबहार वो अन्नपूर्णा देवी हैं। ठीक है, गिटार के जो कलाकार है वो कौन है, ब्रज भूषण काबरा है। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद हम मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं नीचे। तो मैंने आपको काफी डिटेल में मंदिर वास्तुकला के बारे में बताया था, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो आइए, जब बात यहाँ पर आई है तो उसको फिर से एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी रिकॉल हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इनमें डिफरेंस। चलिए देखिए क्या है आपकी नागर शैली। पहले समझते हैं क्या है कि 5वीं शताब्दी के बाद भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक भिन्न शैली विकसित हुई जिसे हम नागर शैली के रूप में जानते हैं। नागर शैली के अंतर्गत भी देश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में विभिन्न उपशैलियों का उद्भव हुआ था। नागर शैली की यदि विशेषताएं की बात की जाए, हम नागर शैली की बात कर रहे हैं, नागर शैली की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि मंदिर में सामान्य रूप से मंदिर निर्माण करने की जो पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया है। पंचायतन शैली समझते हैं आप, जहां पर देखिए चारों कोनों पर अलग अलग देवता होते हैं लेकिन बीच में एक मुख्य देवता होते हैं। तो जो बीच में जो एक देवता होते हैं वो बीच में होते, जो मुख्य देवता होते हैं वो बीच में होते हैं। आपके चारों कोनों के बाद जो बीच में होते हैं मुख्य देवता होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, पंचायतन शैली कहते हैं, क्योंकि मुख्य देवता इसमें बीच में होते हैं। ठीक है, तो पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य मंदिर के सापेक्ष क्रूस आकार के भू विन्यास पर गौड़ देव मंदिरों की स्थापना की जाती है। मुख्य देव मंदिर के सामने सभा कक्ष और मंडप स्थित होते हैं। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों, गंगा, यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था। मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय इसमें नहीं होता था नागर शैली में। और मंदिरों को सामान्य रूप से भूमि से ऊंचे बनाए गए मंचों यानी कि वेदी पर निर्मित किया जाता था। द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का भी प्रयोग नागर शैली में किया जाता था। ये तो हमने नागर शैली को समझा। इसके बाद आपका आता है द्रविड़ियन शैली। तो द्रविड़ियन शैली क्या है आपकी, वो समझ लेते हैं। द्रविड़ियन शैली के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखेंगे जिस तरह से दक्षिण भारत में दक्षिण वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की देखरेख से शुरू हुई थी और पल्लव वंश के जो दौरान क्या हुआ, बनाए गए मंदिरों में व्यक्तिगत शासकों की अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती है। इसी के कारण इसमें 4 शैलियां दिखी, जैसे महेंद्र समूह, राज सिंह शैली, नरसिंह समूह। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, नंदी वर्मन। ठीक है, इसके बाद द्रविड़ शैली की जो बात कर रहे हैं, मेन अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें तो देखेंगे कि इसमें क्या है कि द्रविड़ शैली की विशेषताएं क्या होती है। ये चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए थे द्रविड़ शैली में। इन मंदिरों की विशेषताएं कैसे भिन्न है नागर शैली से। नागर शैली के विपरीत आप देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते हैं और सामने की दीवार में ऊंचा प्रवेश द्वार भी होता है।
जिसे हम गोपुरम कहते हैं। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में विकसित हुआ, अभी मैंने बताया है, जिसमें एक प्रधान मंदिर और 4 गौड़ मंदिर होते हैं। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिर आप देखेंगे पिरामिड नुमा शिखर होते थे, जो कि घुमावदार नहीं बल्कि ऊपर की तरफ सीधे होते थे और शिखर को विमान कहा जाता था। वहीं आप देखेंगे सभा हॉल जो है गर्भगृह से एक गलियारे द्वारा जोड़ा जाता था, जिसे अंतराल कहा जाता था। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी और मंदिर परिसर के अंदर एक जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की अद्वितीय विशेषता थी। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखर होते थे, जिसे हम घुमावदार नहीं होते थे बल्कि ऊपर की तरफ सीधे होते थे, शिखर को विमान कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे तंजौर का मंदिर हो गया, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर हो गया। ठीक है। ये गंगा डेल्टा में अपनी जीत के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने निर्मित कराया था। मेन आते हैं बेसर शैली पर। तो बेसर शैली क्या होती है, जैसे हमने नागर शैली, द्रविड़ शैली को समझा, वैसे बेसर शैली जो है 7वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासकों के अधीन इस मंदिर के निर्माण की संकल्पना की गई थी और इस शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। यह एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं समाहित होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, जैसे विमान और मंडप को ज्यादा महत्व दिया गया, खुले प्रदक्षिणा पथ थे। प्रदक्षिणा पथ मतलब मंदिर के मेन हिस्से के आसपास जो गोल गोल चक्कर लगाते हैं वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। खंबे और दरवाजे छतों को बारीक नक्काशी से सजाया जाता था। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे डांबल का डोडा वसब्बा मंदिर, ऐहोल का लाड़खान मंदिर, बादामी के मंदिर, ये सब क्या है, बेसर मंदिर के उदाहरण है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे नागर शैली में किन किन कौन कौन सी उपशैलियां थी, जैसे पाल शैली, उड़ीसा उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली। द्रविड़ में कौन कौन सी थी, पल्लव उपशैली। ठीक है। इसका चोल सब टाइटल्स, इसमें सब स्टाइल थे। इसके बाद पांड्य सब शैली उपशैली थी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे बेसर शैली में आप देखेंगे, बेसर शैली में उपशैलियां क्या थी, राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय, होयसल, ये सब क्या है, उपशैलियां हैं। जैसे हमने नागर शैली की, द्रविड़ शैली की, वैसे बेसर शैली की भी कुछ उपशैलियां हैं जिसको हमने देखा, डिटेल में समझा। इसीलिए कहती हूँ पूरे मॉड्यूल्स देखिए ताकि चीजों का रिपीटेशन ना हो बार बार। तो यहाँ पर आपको और डिटेल में नहीं समझाना पड़ता, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी भी पुराने मॉड्यूल्स नहीं देखे होंगे जिसमें आर्ट एंड कल्चर को मैंने प्रॉपरली कवर किया है। ठीक है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर अब फोक ड्रामा क्या है, फोक ड्रामा क्या है। ठीक है। लोक नाट्य की बात कर रहे हैं। तो लोक नाट्य कला जो है वो, जहाँ संस्कृत नाट्य कला अपने नाटकों के प्रबंधन में अधिक नगराभिमुख और परिष्कृत थी, वहीं लोक नाट्य कला का जुड़ाव ग्रामीण जीवन शैली से था और ये देहाती ढंग की नाटकीय शैली में प्रदर्शित होता था। अभी तक विद्यमान जो लोक नाट्य कलाओं में अधिकतर भक्तिमय विषय वस्तु के साथ 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच की अवधि में उभरी है। यद्यपि समय के साथ साथ इन्होंने प्रेम गाथा गीतों और स्थानीय नायकों की कथाओं को भी अपनाना आरंभ कर दिया है और उनकी प्रकृति पंथ निरपेक्ष होती चली गई है। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो अवधि में लोक नाट्य कला केवल सामाजिक मनोरंजन से इतर सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रसारण की अत्यधिक लोकप्रिय पद्धति बन गई थी। इसे 3 भागों में भी बांटा जा सकता है वैसे, यानी अनुष्ठानिक नाट्य कला, मनोरंजन नाट्य कला, दक्षिण भारतीय नाट्य कला। आइए डिटेल में यहाँ पर इसको समझते हैं। विदापत की बात करें, ये क्या है, बिहार मिथिला क्षेत्र में होने वाला नाट्य कला है। ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की नाट्य कला होती है ना। इसके बाद आप देखेंगे जैसे आपका है दास कठिया। तो दास कठिया क्या है, आपका मनोरंजन आधारित नाट्य कला है। ये उड़ीसा क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय नाट्य कला है। इसके बाद पाला आप देखेंगे, पाला जो नाट्य कला है आपकी, ये जैसे अनुष्ठानिक नाट्य कला, मनोरंजन आधारित नाट्य कला है। वैसे आपकी कई उसमें दक्षिण भारत की नाट्य कला है, तो ये आपकी दक्षिण भारत की आप देखेंगे, ये भी उड़ीसा की नाट्य कला है। ख्याल आपकी राजस्थान की नाट्य कला है, ये फोक ड्रामा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं आपको। इसके बाद बाकी के देखिए नीचे और कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे रम्मत क्या है, बीकानेर राजस्थान का आपका फोक ड्रामा है। बंडंती आपका बुंदेलखंड यूपी का है। अंकिया नाट आपका असम का नाट्य कला है। नुवाला आपका चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश का नाट्य कला है। इसके बाद करियाला जो है हिमाचल प्रदेश का ही है। जोशन आपका, ये भी जशन आपका कश्मीर का है। ठीक है। नाट्य कला। गवटी जो है मेवाड़ राजस्थान का आपका फोक ड्रामा है। करवांजी आपका तमिलनाडु की नाट्य कला है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। इसके बाद मदुरई मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मदुरई मीनाक्षी मंदिर कि मीनाक्षी जो है एक हिंदू देवी का नाम है जो भगवान शिव की पार्वती पत्नी है, स्वयं है। वे भगवान विष्णु की बहन भी है और इनकी पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में अधिक होती है। इनके लिए देखेंगे भारत के तमिलनाडु प्रदेश के मदुरई नगर में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर समर्पित है। और दाएं दिखा आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मीनाक्षी की कथा काफी फेमस, यहाँ पर आप मंदिर देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। इसकी भव्यता इसके गोपुरम से दिखाई देती है आपको। तो देखिए किसी भी मंदिर का जब गोपुरम बहुत भव्य होता है तो वहाँ के राजाओं की जो शक्ति है, वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो आर्थिक समृद्धि है, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के एक रूप मुत्सुंदेश्वर को समर्पित है और ये 2500 साल पुराने मदुरै शहर की आत्मा और जीवन रेखा है। शहर का निर्माण देखा जाए तो 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पांडे राजा कुलशेखर द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पांडे राजा कुलशेखर के द्वारा। स्थापत्य का स्वर्ण काल देखा जाए तो नायक राजाओं के समय आया और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नायक राजाओं के समय में हुआ था। तो मीनाक्षी मंदिर के निर्माण का हुआ था नायक राजाओं के समय में हुआ था। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, एकदम से रट लेना है सारी चीजों को, ठीक है। इसके बाद आता है नीचे क्या बोला गया है, चिथिरई महोत्सव जो है आपका। चिथिरई महोत्सव क्या? ये महोत्सव तमिलनाडु के दक्षिण भाग मदुरै में आयोजित किया जाता है और अनेक राज्यों एवं महाद्वीपों से लोग यह समारोह देखने के लिए आते हैं। कहाँ पर? मदुरै आते हैं, ठीक है। कोडियट्टम नामक ध्वज को फहराकर इसका शुभारंभ किया जाता है। आमतौर पर इसका आयोजन जो तमिल पांचांग के रीति रिवाज से मतलब अप्रैल मई के माह के अंदर 12 दिनों के लिए होता है। तो 12 डेज तक आपका यूजुअली ये ऑर्गेनाइज होता है। लॉर्ड शिवा, यहाँ पर देखें भगवान शिवा जो है सुंदर वर यानी कि दूल्हे के अवतार में सिंहेश्वर कहे जाते हैं और पार्वती माता भगवान विष्णु की जो बहन है मीनाक्षी के रूप में दर्शाई जाती है। मतलब उनका विवाह इस तरह से दिखाया जाता है। यह शिव पार्वती विवाह समारोह का आयोजन है जो प्रत्येक वर्ष उत्साह से आयोजित किया जाता है और पिछले वर्ष से अब तक कोरोना महामारी के चलते बड़े पैमाने पर वैश्विक आयोजन तो प्रतिबंधित था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे काफी अच्छे से इसको जो है यहाँ पर लार्ज स्केल पे इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। इसके बाद स्थापत्य शब्दावली यहाँ पर हम देख लेते हैं विहार क्या होते हैं। जैसे भिक्षुओं के रह चैत्य आपने सुना था, चैत्य क्या उनके मतलब बौद्ध और जैन के जो गुहा मंदिर उनको चैत्य कहते हैं, ठीक है। ऐसे विहार के भिक्षुओं को रहने के लिए एक निवास स्थान बनाया जाता है जिसे हम विहार कहते हैं। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से पहाड़ों को काटकर जो है विहारों को बनाया जाता था और सामान्य आकार के बड़े विहार को महाविहार, जैसे गुप्त काल में निर्मित नालंदा महाविहार जो है वो महाविहार कहलाता है, नालंदा महाविहार, ठीक है, गुप्ता पीरियड में। इसके बाद चैत्य क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो टेम्पल्स है उनको हम चैत्य कहते हैं। इसके स्तूप क्या होते हैं, स्तूप को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। स्तूप जो गोल आकार के बने ठोस गुंबदाकार स्वरूप के स्तूप होते हैं जिन्हें ऊपर आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक या छत या दंड माना जाता है। तो इस स्तूपों में क्या होता है ना कि जैसे बुद्ध या फिर जैनिज्म में आप देखेंगे कि उनके मरने के बाद जो जैसे मरे हुए व्यक्ति के जो शरीर के जो अवशेष होते हैं, उनके शिष्यों के जो अवशेष जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, ठीक है, इत्यादि चीजों को वहां पर उसमें रखा जाता है। तो काफी पवित्र स्थल माना जाता है। पेगोडा बुद्ध स्तूपों परतदार आकृतियों से बने स्तंभों के स्थापत्य के लिए यूरोपीय लोगों ने पेगोडा शब्द इस्तेमाल किया था। व्हाइट पेगोडा, ये सब पेगोडाज आपने काफी सुने होंगे, ठीक है, ये सारे पेगोडाज आपने सुने होंगे। तो ये क्या है कि यूरोपीय लोगों ने पेगोडा शब्द का इस्तेमाल किया किसके? बुद्ध स्तूपों और परतदार आकृतियों से बने स्तंभों के स्थापत्य के लिए। इसका गोथिक स्टाइल की बात, गोथिक शैली तो ये मध्ययुगीन यूरोप की वास्तुशैली, इसका जन्म फ्रांस में हुआ था और यूरोप के बहुआयतायत तो चर्च इसी शैली से बने हुए हैं। भारत में भी चर्च निर्माण का ये सबसे प्रचलित स्थापत्य है। कौन सा? गोथिक स्टाइल। इंडो सैक्रेनिक आप देखेंगे, इंडो सार्सेनिक शैली क्या है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में ये वास्तुकला या आर्किटेक्चर विकसित हुआ। इसमें भारतीय वास्तुकारों ने प्राचीन और मध्यकालीन वास्तुकारों से स्थापत्य की विशेषताओं को ग्रहण किया। मतलब मिक्स्ड स्टाइल आपको इसमें देखने को मिलेगा एंशिएंट और मिडाइवल आर्किटेक्ट का, ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। इसके बाद लिस्ट ऑफ देखेंगे आप, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन इंडिया। जैसे कि आप इसमें क्या है कि भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची दी गई है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से देखते चाहिए, साथ साथ में याद कर लेना है आपको पूरी तरह से। जैसे एक तरफ आपको यहाँ पर टेम्पल्स के नेम दिए, उनके लोकेशन दिया गया और किससे डेडिकेटेड है, समर्पित किसको है और किसके द्वारा, किस डायनेस्टी या किसके द्वारा कब बनवाया गया था, वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वंश नाम की अवधि दी गई है। जैसे वेंकटेश्वर मंदिर है, वो 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में तिरुपति में बनवाया गया है ये, और ये भगवान श्री वेंकटेश्वर को विष्णु के अवतार जो है उनको समर्पित है। राजा तोंडाईमान तमिल शासकवाद के चोल वंश के राजाओं के द्वारा विकसित कराया गया। वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जो है, जिसको सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है, सिंहचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भगवान वराह नरसिंह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर जो है ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है ये। और देखेंगे सातवाहन वंश के अभिलेखीय प्रमाण इसमें मिलते हैं, ठीक है। इसका सूर्य नारायण मंदिर, जिसको अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ये अरसावल्ली आपका आंध्र प्रदेश में भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर
कि जो मंदिर के निर्माता है शासक देवेंद्र शर्मा थे, 7वीं सदी ईस्वी में इन्होंने बनवाया था। इसके बाद श्री क्या है, रंगनाथम स्वामी, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भगवान रंगनाथ भगवान विष्णु के विश्राम करने का रूप है। ये 12वीं सदी में स्टेब्लिश कराया गया। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में लेपाक्षी में अवस्थित है, भगवान शिव से संबंधित है। विरूपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा 1530 ईस्वी में दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मालिनीथन जो है, मालिनीथन जो है वो मंदिर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। शक्ति देवी रूप दुर्गा को समर्पित है। 14वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। कामाख्या जो टेम्पल है ये आप देखिए कि नीलांचल, ये कामाख्या मंदिर कामरूप कामाख्या के रूप में जाना जाता है। गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी में स्थित है और माँ कामाख्या देवी को समर्पित 8वीं से 7वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। ठीक है, उमानंद देवलोई जो है गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पीकॉक द्वीप में स्थित है। उमानंद शिव को समर्पित है। अहोम राजा 1681 से 1696 में इसको बनवाया गया। नवग्रह मंदिर आपके गुवाहाटी असम में चित्रसाल पहाड़ियों पर बनवाया गया, नवग्रह से संबंधित है ये। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अहोम राजा राजेश्वर जो है उन्होंने बनवाया था। नेगोरी तिंग जो शिव देवल है वो देवगांव असम में अवस्थित है ये। ठीक है, असम में देवगांव असम में अवस्थित है और लॉर्ड शिवा को समर्पित है। 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी के दौरान 1687 में से अहोम राजा ने बनवाया था। ठीक है, हराग्रीव माधव मंदिर आपका हाजो असम में मोनीकूट पहाड़ी पर अवस्थित आपका ये मंदिर है और ये देखेंगे नरसिम्हा ने, ठीक है, बनवाया था और नरसिम्हा भगवान पर समर्पित है। और ये वर्तमान मंदिर संरचना का जो निर्माण है राजा रघुदेव नारायण ने 1983 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, वही कुछ इतिहासकारों ने इसके अनुसार पाल वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया, ऐसा मानना था। मुंडेश्वरी आप देखिए, मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर जिले में कोर विहार में अवस्थित है ये। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड शिवा और शक्ति को संबंधित है ये, समर्पित है। 105 ईस्वी में एडी में बनवाया गया था। सोमनाथ टेम्पल आपने सुना होगा, ये 12 ज्योतिर्लिंग में आप सुनते होंगे। ये वेराल गुजरात में भगवान शिव को समर्पित है। पहला मंदिर किसी अज्ञात के द्वारा बनवाया गया, दूसरा मंदिर 1649 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इसमें द्वारकाधीश मंदिर जो है द्वारका गुजरात में भगवान कृष्ण को समर्पित है, लगभग 2200 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि आपका द्वारका गुजरात में है, ये भगवान शिव को समर्पित है। मोडेरा जो सूर्य का मंदिर मोडेरा गुजरात में सूर्यदेव से समर्पित है। चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 में इसको बनवाया गया था। ठीक है, ये सब चीजें भगवान सूर्य को ये समर्पित मंदिर है, मोडेरा सन टेम्पल। ठीक है, इसके बाद भोरम देव जो मंदिर है चौरा गांव छत्तीसगढ़ में भगवान शिव को समर्पित है। 1089 ईस्वी में एडी में इसको बनवाया गया था। दंतेश्वरी टेम्पल आपका दंतेश्वरी बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में गॉडेस दंतेश्वरी को समर्पित है और इट वाज बिल्ड इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, महामाया मंदिर आपका रतनपुर छत्तीसगढ़ में देवी लक्ष्मी सरस्वती पर ये बनवाया गया है और रतनपुरा के कलचुरी राजा रत्नदेव के शासनकाल के दौरान 12 से 13वीं सदी में निर्मित कराया गया था। ज्वालामुखी देवी का मंदिर कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है, आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। बालकनाथ मंदिर आपका हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद ये आपका किससे भगवान शिव के आप देखेंगे कलयुग में भगवान शिव के अवतार को लेकर बनाया गया। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में भगवान शिव को समर्पित। विरूपाक्ष मंदिर अभी हमने देखा था जैसे, तो ये हम्पी कर्नाटक में भगवान शिव का एक मंदिर है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया। विट्ठल स्वामी मंदिर पर से हम्पी कर्नाटक में भगवान विट्ठल भगवान विष्णु का एक अवतार है, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया। होयसालेश्वर मंदिर हलेबीडु कर्नाटक भगवान शिव से समर्पित है। चन्ना केशव मंदिर वेलूर कर्नाटक में। बेंगलुरु आपका ये कह सकते हैं कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई, जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो आपका है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में लॉर्ड विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा और मंदिर दिया गया, सबरीमाला मंदिर जो है आपका सबरीमाला पेरियार टाइगर रिजर्व आप कह सकते हैं, टाइगर रिजर्व जो केरला में है वहां पर है ये। और अयप्पन जो इनके जो है भगवान अयप्पन विष्णु और शिव के अवतार में 12वीं सदी से पहले इसको बनवाया गया। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और सास बहु मंदिर देखिए कितना डिफरेंट नेम है, सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, ग्वालियर एमपी में है। ये भी अलग अलग मंदिर भगवान विष्णु भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद ओमकारेश्वर मंदिर आपका खंडवा मध्य प्रदेश में है। खंडवा मध्य प्रदेश भगवान शिव को समर्पित। महाकालेश्वर उज्जैन एमपी में है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। विट्ठल टेम्पल और विठोबा टेम्पल आपका पंढरपुर महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल जिन्हें विष्णु और उनकी पत्नी रखुमाई का एक रूप माना जाता है, 13वीं सदी के होयसाल साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर
देखिए त्र्यंबकेश्वर टेम्पल सुना होगा, नासिक महाराष्ट्र में, भगवान शिव को समर्पित है। बालाजी बाजीराव ने इसको बनवाया। कोणार्क सूर्य का मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में है, भगवान सूर्य को समर्पित। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी 13th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। इसके बाद आता है रामप्पा, वारंगल के निकट तेलंगाना में ये मंदिर आपका काफी फेमस है। और देखेंगे ये रामलिंगेश्वर 11वीं शताब्दी की काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया था इसको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि देखिए उनाकोटी केव टेम्पल आप देखेंगे तो उनाकोटी जो गुफा मंदिर है वो उनाकोटी की गुफा त्रिपुरा में है, भगवान शिव से समर्पित 600 से 700 ईस्वी में बनाया गया था। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी यूपी में, भगवान शिव को समर्पित है। दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल, देवी काली को, ठीक है, गॉडेस काली को 1855 AD में इसको बनवाया गया था। तो यहाँ पर बहुत से नाम है जिसको मैंने बीच बीच में स्किप किया है, उसको देख लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर जैसे मदुरई तमिलनाडु और गुडेश्वरी पार्वती पर 16th सेंचुरी में बनवाया गया। ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश की, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे चीजों को, एक दो बार सुनते रहेंगे देखते रहेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए जैसे आपको ना भारत के बाहर इससे जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके नाम दिए गए हैं। तो प्रोमिनेंट टेम्पल्स आउटसाइड इंडिया, जैसे अंगकोर वाट जो है आपका मंदिर वो कंबोडिया में है। ठीक है, प्रमवनन मंदिर कहाँ पर, जावा इंडोनेशिया में है। पशुपतिनाथ मंदिर आपका काठमांडू नेपाल में। विहार मंदिर कहाँ पर, कंबोडिया में। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में है। मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर वो भी पाकिस्तान में। मुन्नेश्वर मंदिर आपका श्रीलंका में है। तो ये सारी चीजें आप रट लेना है, इसको चाहे तो नोट्स बना के एक दो बार रिवाइज करके आराम से याद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा गूगल पे इनको सर्च करिए, क्योंकि पिक्चर्स के साथ जब आप चीजों को याद करते हैं तो विजुलाइज करते हैं तो चीजें जल्दी याद हो जाती है। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली। अब 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है भगवान शिव को समर्पित, उनका जरा एक नजर डाल लेते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में अवस्थित है और किस गुजरात में है ये बेसिकली, ठीक है, ये अवस्थित है सौराष्ट्र में जो कि गुजरात में पड़ता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका गुजरात में जामनगर में है। मल्लिकार्जुन स्वामी ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर खंडवा जिला मध्य प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी यूपी में है। केदारनाथ आपका केदारनाथ में उत्तराखंड में है। वैद्यनाथ मंदिर आपका देवघर झारखंड में अवस्थित है ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर आपका रामेश्वरम में तमिलनाडु में अवस्थित है। गृहणेश्वर आपका एलोरा के निकट औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपका नासिक महाराष्ट्र में है। भीमा शंकर मंदिर आपका पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ये सारे ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर अवस्थित है वो हमने देखा, और इसके साथ साथ किस किस स्टेट में जो है सारे अवस्थित है, हमने इन चीजों को यहाँ पर पूरा कवर कर लिया है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको एक बार देखने में। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्या है आज का हमारा सेगमेंट, यहाँ पर यूपी स्पेशल में हम देखेंगे यूपी जीके को देखने वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टैटिक्स जीके क्या है। तो इसमें प्रमुख आयोगों के कुछ गठन के नाम दिए गए। फॉर्मेशन ऑफ द मेजर कमीशन ऑफ यूपी, ठीक है, जैसे यूपी का जो राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 14 सितंबर 2005 को किया गया था। और यूपी में राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ था, अगस्त 2004 में हुआ था। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट के लिए 2013 में। उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं, इसका गठन 12 जुलाई 2013 को किया। यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1933 को किया गया था। तो यहाँ पर स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूट, 9 मार्च 1993 में, ठीक है। यूपी में माइग्रेंट रिसोर्सेज सेंटर जो अब देखेंगे, इसके बाद यूपी माइग्रेंट रिसोर्सेज सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए लखनऊ में है। ये 6 दिसंबर 1962 को यूपी में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया। और यूपी में राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री 2005 में स्थापित हुआ। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात की जाए तो माइनॉरिटीज जो कमीशन है वो कब स्टैब्लिश किया गया यूपी में, किस एक्ट के द्वारा, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। संवैधानिक इसमें कब स्टैब्लिश किया, 1994 में, ठीक है। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। यूपी मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 7 अक्टूबर 2002 में मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। और यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ। इसके बाद आता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड डेयरी डेवलपमेंट से संबंधित, दुग्ध विकास से, ठीक है। 1970 में क्या हुआ था, 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समाज इलाहाबाद की स्थापना न केवल राज्य में बल्कि देश में भी दुग्ध व्यापार में सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी समिति का पहला उदय था। और 1938 में यूपी की जो राजधानी लखनऊ में देश की पहली दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, देखिए किसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, देखिए
क्या नेम है फर्स्ट मिल्क यूनियन का? लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश इन लखनऊ, द कैपिटल ऑफ यूपी। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड, यहाँ पर देखिए लिखा है आई वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन यूपी इन 1973 एंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर एग्जांपल वाराणसी, मेरठ एंड बलिया। यूपी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड यूपी स्टेट मिल्क काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन 1976 एज सेपरेटेड डिपार्टमेंट्स। द यूपी रीजनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1962। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं मिल्क पॉलिसी जो है दुग्ध नीति 2018 में आई और गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यूपी में देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे हमने देसी गायों की नस्लें देखी थी, भैंसों की नस्लें देखी थी, उसके बारे में यहाँ पर क्या पुरस्कार दिया जाता है? नंद बाबा पुरस्कार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूपी में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 2016-17 का अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 335 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूपी में जो कृषि नीति है, यूपी अग्री पॉलिसी जो है, एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013, उसमें क्या है इसको एक झलक देख लेते हैं। इसको इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कृषि अनुसंधान, विकास, विस्तार, इनपुट प्रबंधन, वितरण, कृषि विपणन के क्षेत्र में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या अचीवमेंट करना था इनको? कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उपयुक्त इको फ्रेंडली खेती प्रणाली विकसित करने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए, और सॉइल के जो है कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के साथ साथ कृषि आय में सुधार भी करेगी। इसके बाद पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और संरक्षण करना, ठीक है, खाद्य और पोषण सुरक्षा क्षेत्र में मुख्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उच्च मूल्य गतिविधियों के लिए कृषि विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना, उनको बढ़ाना है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आता है बेनिफिशरीज आते हैं यहाँ पर, यानी कि लाभार्थी कौन कौन हुए? तो राज्य के सभी कृषि आधारित उद्योग, मृदा प्रबंधन इकाइयां, मूल्य संवर्धन इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, फ्लोरिकल्चर इकाइयां, उद्यमी, बेरोजगार युवा, किसान इत्यादि इन नीति का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर और भी चीजें दी गई हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए फॉर पेड ग्रुप, आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर आपको दिया गया है। आपकी वीडियोस देखिए सारी फ्री है, तो एब्सोल्युटली उनको अच्छे से देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, अब उसके बेनिफिट्स क्या है, ये जो आया है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है इनके देखेंगे कि लाभ क्या है। तो कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, बागवानी, फूलों की खेती के लिए, ठीक है, हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इकाइयों और कोल्ड चेन इत्यादि की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। उन्मुख कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण की इकाइयों को मंडी कर से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली की दरें और वाणिज्यिक दरों के बजाय विशेष दरों पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चारा बैंकों की स्थापना की जाएगी, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रूरल एरिया में फॉडर बैंक जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे किसानों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए बैंकों के द्वारा ऋण लेने वाले किसानों द्वारा प्राप्त कृषि फसल बीमा योजना का लाभ व्यापक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक आपदा सुरक्षा देने के लिए जिलों में उपज, मौसम आधारित फसल बीमा योजना को विस्तारित किया जाएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है और पूर्वी हिस्से में बुंदेलखंड और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। बीज बैंक की स्थापना की लागत और नियमित बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सब चीजें होंगी उसमें कि कैसे कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सीड बैंक एंड रेगुलर बजटरी सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, सीड बैंक्स बनवाए जाएंगे इत्यादि चीजें। इसके बाद एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड प्रोग्राम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। देखिए, अब इसमें यहाँ पर कृषि योजना और कार्यक्रम कुछ दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए और 1 जुलाई 1952 को उसको जारी किया गया। ठीक है, चकबंदी योजना आपकी 1954 में लागू की गई। इसके बाद आप नीचे आते जाइए, देखेंगे कि सीलिंग से प्राप्त भूमि कृषि जो प्रायोजन के लिए यूपी में अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण 1960 में जो है अधिनियम लाया गया और इसे 1 मई 2017 को राज्य मंडल, जिला, तहसील स्तर पर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। ठीक है, 1954 की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2017 की माफी चाहती हूँ। ठीक है, 2017 की बात की गई है। इसके बाद आता है यहाँ पर कृषि उत्पादन मंडी परिषद जो है आपका, मंडी परिषद की स्थापना मंडी समितियों की विभिन्न गतिविधियों, कल्याणकारी योजनाओं के नियंत्रण, आयोजन, मार्गदर्शन के लिए 1973 में एस्टेब्लिश की गई थी और यूपी में 87 कृषि विज्ञान केंद्र है, ध्यान रखिएगा। विपणन प्रणाली के लिए 251 विनियमित मंडियों और 371 उप मंडियों में जो एस्टेब्लिश किया गया था। यूपी में किसान रथ योजना जो है इसमें 2010-11 से शुरू किया गया। किसान मित्र योजना को 2001 में शुरू किया गया। ठीक है, क्रेडिट किसान योजना मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ाया, 1999 में 2000 शुरू की गई। इसके बाद आपका आलू नीति 2014 में प्रख्यात थी काफी।
ठीक है। आलू नीति आपने पढ़ा होगा काफी बार, ये पोटैटो पॉलिसी, ठीक है, ये 2014 में स्टेब्लिश हुई और 2022 तक कृषकों को आय को दोगुना करने के लिए 8 सूत्री रणनीति में कार्यान्वयन की जा रही है। ठीक है, तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक कृषि कुंभ आयोजित किए गए हैं। ठीक है, यूपी में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ। यूपी सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजा से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया था। ये सब चीजें इसमें हो गई है। इसका थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, ताप विद्युत, जल विद्युत और गैर पारंपरिक ऊर्जा को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए उसको समझ लेते हैं डिटेल में क्या है। देखिए यहाँ पर यूपी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो गठन है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1980 को किया गया। ठीक है, और इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम वो कवर करेंगे। इसके बाद आप देखिए 1999 और यूपी के स्थानांतरण योजना 2000 के अंतर्गत यूपी राज्य विद्युत परिषद को राज्य के 3 सरकारी उपक्रमों में विभाजित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन क्रमशः विद्युत उद्योग, विद्युत वितरण, विद्युत परिक्षण के लिए किया गया। ठीक है, यूपी के विद्युत बोर्ड की अगर बात की तो 1959 में स्टेब्लिश किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण वसूली फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 में लागू की गई थी। ठीक है, कब इम्प्लीमेंट हुआ? 2006 में हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2010 में आगरा में लागू की गई। यूपी में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर 1912 है। ठीक है, कौन सा? 1912 है। हाँ, इसके बाद प्रदेश में अविद्युतीकरण घरों में 2019 तक संयोजित करने के लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई देने के लिए सेंट्रल और स्टेट के बीच 14 अप्रैल 2017 को जिस मुद्दे पर हस्ताक्षर हुए 24/7 पावर फॉर ऑल 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन यूपी की बात की गई है। ठीक है, हरदुआगंज जो तापी परियोजना 1942 में यूपी में सबसे पुरानी तापी परियोजना है। ठीक है, इसके बाद नीचे बढ़ते हैं और क्या चीजें कही गई हैं। इसके बाद रोजा ताप विद्युत परियोजना आपकी शाहजहांपुर में स्थित है और ये ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में स्थित है। यूपी में एनटीपीसी की उत्पादन तापीय योजनाएं 7 है और इसके बाद यूपी में एनटीपीसी की निर्माणाधीन तापीय परियोजना भी 3 है। ठीक है, रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नदी नहर, पूर्वी यमुना नदी नहर और खारा आदि जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यूपी की सबसे बड़ी रेहंद जल विद्युत परियोजना रेहंद नदी पे हमने पहले भी कवर किया है। यूपी की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा जल विद्युत परियोजना रेहंद नदी यानी कि सोनभद्र पर है। हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपका माता टीला जल विद्युत परियोजना आ जाता है, तो वो सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, वाइल माता टीला डैम इज इन झांसी। ठीक है, इसके बाद आप भागीरथी भिलंगना संगम पर उत्तराखंड में स्थित टेहरी जल विद्युत परियोजना यूपी, उत्तराखंड और केंद्र की संयुक्त परियोजना, यूपी और उत्तराखंड की संयुक्त केंद्र परियोजना है ये। इसके बाद यहाँ पर केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की शोध, उनके डेवलपमेंट, उनके प्रशिक्षण के लिए केंद्र चिन्हट यानी कि लखनऊ, घोसी यानी कि मऊ, कन्नौज में स्थापित किया गया है। इसका सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक, ध्यान रखिएगा 2022 तक क्या टारगेट लिया गया है कि यहाँ पर 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे सहकारी क्षेत्र में यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो प्लांट है इफ्को ठीक है प्रयागराज में है और सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला यूपी का पहला कलेक्ट्रेट लखनऊ कलेक्ट्रेट है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें, जैसे मेजर थर्मल यहाँ पर पावर्स दिए गए स्टेशन यूपी के। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत ग्रह यहाँ पर दिए गए हैं आपको। ठीक है, जैसे ताप विद्युत ग्रह एक तरफ उनके स्थान दिए गए, जैसे आंवला ताप विद्युत परियोजना गैस आधारित बरेली में है, ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना आपकी रायबरेली में है। ठीक है, इसके बाद टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका अम्बेडकर नगर में है, राजा ताप विद्युत परियोजना आपकी शाहजहांपुर में है, परीक्षा ताप विद्युत ग्रह आपका झांसी में है, ओबरा ताप विद्युत ग्रह आपका सोनभद्र में है, घाटमपुर ताप विद्युत ग्रह आपका कानपुर में है, औरैया ताप विद्युत परियोजना आपकी औरैया में है, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना की सोनभद्र में, रेहन ताप विद्युत परियोजना की सोनभद्र में है, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह आपका अलीगढ़ में है, अनपरा ताप विद्युत ग्रह आपका सोनभद्र में है, मेजा ताप विद्युत ग्रह आपका प्रयागराज में है और दादरी ताप विद्युत ग्रह आपके कहाँ पर है, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। और तो इसी तरह से निरंतर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कुछ पेड ग्रुप से संबंधित कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप से हमेशा जुड़े रहें। बिल्कुल आपको फ्री वीडियोस थे, फ्री ही रहेंगी जैसे हम वायदा करते हैं। बस आपको भी हमारे साथ उतनी ईमानदारी से मेहनत करनी जितनी हम आपके लिए हमेशा करते रहते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।